Hello everyone. Today we will start from question number 4 of exercise 6.2. In figure PQ parallel ST and angle PQ are equals to 110. ये देखो ये हमें फिगर गिवन है. अब इसमें बता रहे हैं जो ये PQ लाइन है ना वो किसके पैरेलल है, हमारे ST के पैरेलल. ये लाइन इसके पैरेलल है. देखो अगर आप इसको ऐसे इंक्रीज करके देखोगे तो ये बिल्कुल इसी के बिल्कुल पैरेलल जाएगी कि हर पॉइंट पर इनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा, सेम. और ये लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी. और एंगल PQR मतलब जो ये एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री. एंड एंगल RST मीन्स ये एंगल दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. फाइंड आउट करना है हमें कौन सा एंगल, एंगल QRS मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब हमें एक हिंट दिया हुआ है कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है. वैसे ये एग्जाम में आपको हिंट नहीं दिया जाएगा, कभी आप सोचो एग्जाम में भी हमें हिंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा. ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए आपको बुक में हिंट गिवन है. क्या है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. कि R से ST के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम. तो हमने क्या किया, एक लाइन RM ST के पैरेलल ड्रॉ कर दी. ये आपको फिगर में गिवन नहीं है, ये हमें हिंट में है. मतलब ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है खुद से कि इस ST के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. मैंने उसको नाम दे दिया क्या, RM. ठीक है. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एंगल. तो सबसे पहले तो राइट करते हैं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, कि जो PQ है वो किसके पैरेलल है, ST के. एंगल PQR इज 110 एंड RST इज 130 डिग्री. ये वैल्यूज हमें गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ एंगल QRS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डेट मीन्स ये एंगल हमें फाइंड करना है. और हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, जो भी अगर देखो आप कोई खुद से कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसको आपको कंस्ट्रक्शन राइट करके मेंशन करना जरूरी है. ठीक है, कि आप ऐसे ही कोई भी चीज खुद से नहीं ले सकते. जो भी आपने काम किया है इसमें वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी. तो हमने कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया कि ये चीज हमें गिवन नहीं थी, ये हमने खुद से अपनी साइड से इसे कंस्ट्रक्ट किया है. ड्रॉ किया हमने क्या, RM दैट इज पैरेलल टू ST. अब उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अब ध्यान से देखो, अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, इसके पैरेलल ये लाइन है. हमने अभी कंस्ट्रक्शन में बोला तो ऑटोमेटिकली तीनों लाइंस आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई. आपने वो कंसेप्ट थ्योरम भी एक हमने रिजल्ट किया था ना उसमें, कि कोई भी एक वन लाइन जो कि पैरेलल होती है सेम लाइन की. मतलब जैसे ये लाइन भी इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है. तो दोनों लाइन जब सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी कैसी होती हैं, पैरेलल. तो बस उसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं. सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, कि जो PQ है पैरेलल है ST के, ये चीज हमें गिवन है. एंड RM पैरेलल है ST के, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है. तो बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये चीज गिवन है और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन से लिया है कि ये चीज हमने कंस्ट्रक्ट की है. तो अब दोनों से क्या हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया हमारे पास, PQ पैरेलल ST पैरेलल RM. PQ ST के पैरेलल थी, ST किसके पैरेलल है, RM के. वही तो हो गया ना, PQ ST के पैरेलल है और ST के पैरेलल है RM. तो ऑटोमेटिकली जो तीनों साइड से आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई. अब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल. अब देखो जो ये एंगल है, ये एंगल जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उस केस में जो इन दोनों का सम होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री. क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये उनको ड्रॉ करने वाली क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी ना. देखो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं तो ये लाइन इनको कट करके जा रही है दोनों लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. डेट मीन्स SR इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस ST एंड RM. तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स. और हमें पता है को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री. देखो आप चाहो तो नेमिंग ले सकते हो SRM, नहीं तो इसको एंगल 1 का नेम भी आप दे सकते हो. ठीक है, एंगल 1. सो यहीं पे राइट करते हैं, देयरफॉर जो एंगल RST मतलब ये एंगल प्लस एंगल 1
दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब आर एस टी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री प्लस का 130, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 130। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50 डिग्री। तो जो ये एंगल है वो कितना आ गया, 50 डिग्री। अब ये देखो, ये लाइन और ये लाइन अब पैरेलल है, आर एम। अभी हमने बोला ना तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। सो इसका मतलब जो ये कैसे शेप बन रही है, जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। मैं इसको एंगल 2 का नेम दे देती हूँ। तो ये एंगल और ये एंगल पूरा, ये कितना हो गया, सॉरी, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हो गए। और अल्टरनेट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। तो डेट मीन्स ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, 110। और ये हमने अभी निकाला 50, तो ये कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। और हमें यही एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस इसे राइट करते हैं। नाउ जो पी क्या हुआ है वो आर एम के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू आर एम। देयरफॉर जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल होगा एंगल 1 + 2 के। ये कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल्स अगर आप नेमिंग नहीं दोगे तो आपको कंप्लीट लिख दोगे आप कि पी क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर एम, इस पूरे के इक्वल। तो इस पूरे को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और 2। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया पी क्यू आर इक्वल है एंगल 1 + एंगल 2। पी क्यू आर की वैल्यू है 110 और 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी, इक्वल्स टू 1 की वैल्यू है 50 और 2 तो हमें फाइंड आउट करना है। प्लस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110 - 50, 60 डिग्री। और एंगल 2 का नेम क्या है, एंगल क्यू आर एस। और क्यू आर एस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल 2 का नेम हो गया देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बस सिंपल सा इसमें ध्यान रखना है, हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है एस टी के पैरेलल, और ऑटोमेटिकली वो पी क्यू के पैरेलल भी हो जाएंगी क्योंकि दोनों लाइंस आपस में कैसी थी, पैरेलल थी। ठीक है, आप चाहो तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे रिजल्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हो पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू आर एम। दोनों से ये रिजल्ट निकल रहा है ना, जब दोनों की राइट साइड पैरेलल है तो लेफ्ट साइड भी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। या तीनों पैरेलल ले लो तब भी एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये लाइन आपस में पैरेलल गिवन थी, तो अब ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, क्योंकि दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल्स सेम साइड पे और इंटीरियर वाले एंगल्स वो होते हैं कोइंटीरियर एंगल्स, और उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। उसके बाद अब पी क्यू पैरेलल है आर एम के, तो ये जेड बन रहा है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो 1 + 2 इक्वल आएगा 110 डिग्री के। तो वहां से 1 की वैल्यू हमने 50 निकाली है, टोटल है 110। तो 2 कितना बच गया, 60 डिग्री। और ये हमारा क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी। ये फिगर गिवन है, कह रहे हैं जो ये ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। और एंगल ए पी क्यू दिस एंगल इज इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड पी आर डी मतलब ये बाहर वाला एंगल, ये कितना है, 127 डिग्री। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है वो राइट करते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए पी क्या 50 दिया हुआ है, पी आर डी 127। सिंपली वैल्यूज हमें गिवन है, हमने एस टीज राइट कर दी गिवन में। फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब ये लाइंस पैरेलल है तो ये एक्स, हमें देखो सबसे पहले तो एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये लाइन, ये जेड बन रहा है। ये लाइंस जब पैरेलल है तो 50 और एक्स ये दोनों कैसे एंगल्स बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं।
बिकॉज दैट बना रहे हैं। अब इस केस में जो हमारी पी क्यू है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। उस केस में 50 और एक्स दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब मान लो मैं पी आर को लेके चलती हूं कि जो पी आर है वो हमारी अब ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी तो जेड बन रहा है। ये देखो, मतलब 50 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 127। तो 50 प्लस वाई जब 127 होगा तो 50 प्लस वाई की वैल्यू 127 है, तो वाई कितना हो जाएगा, प्लस का 50 इधर आके माइनस, मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50 डेट इज इक्वल टू 77। बस यही हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। तो बस इसके लिए आपको जो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नाउ ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें गिवन है कंडीशन। सो देयरफॉर जो एंगल ए पी क्यू है दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है ना, मतलब एक्स पी क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू ए पी क्यू। आप चाहो तो पी क्यू आर मेंशन मत करो, एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी एक्स ही मेंशन किया हुआ है ना, तो आप वो भी राइट कर सकते हो। ये कैसे एंगल्स हैं आपस में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें पता है जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल। पी क्यू आर का मतलब है एक्स दैट इज इक्वल टू ए पी क्यू मतलब 50 डिग्री। तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, वाई की। अब जो ये 50 प्लस वाई है दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। नाउ 50 प्लस वाई इक्वल्स टू ये पूरा पी आर डी, एंगल पी आर डी। इसका रीजन भी सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, इस केस में एंड द ट्रांसवर्सल लाइन इज पी क्यू और इसमें एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज पी आर। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पी आर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 127 माइनस का प्लस का 50 था इधर आके माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77 डिग्री। तो y कितना आ गया हमारा, 77। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसकी, एक x की और एक y की। x आ गया 50 डिग्री और y कितना आ गया, 77। देखो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। ए बी और सी डी बिल्कुल पैरेलल हमें दी हुई है। उसके बाद कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, और ये एंगल 50 और ये एंगल कितना है, 127। हमने देखा कि जैसे लाइन पैरेलल है, पी क्या हुआ एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एक जेड बन रहा है, दैट मीन्स 50 और एक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्लियर कट आ गई 50 डिग्री। अब उसके बाद ये भी जेड बना रहा है, क्योंकि अब इस केस में पी आर ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब 50 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 127। वाई की निकालनी है तो प्लस का 50 इधर आके क्या हो गया, माइनस का, तो डेट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 77 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये फिगर हमें दी हुई है, कह रहे पी क्यू और आर एस ये दोनों मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के सामने प्लेस्ड किए गए हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने प्लेस्ड हैं और दोनों क्या है, पी क्यू और आर एस आर मिरर्स। एंड इंसिडेंट, और एक चीज हो रहा है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड इंसिडेंट रे ए बी। अब एक इंसिडेंट रे ए बी है जो कि पी क्यू को बी पर स्ट्राइक कर रही है, दिस इज एन इंसिडेंट रे। ठीक है, अपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कंसेप्ट आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है। बस वही कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो ए बी है वो एक इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और बीसी के अलोंग मूव कर रही है। जैसे इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके बीसी के अलोंग मूव कर रही है। उसके बाद अगेन
वो स्ट्राइक कर रही है मिरर आर एस को किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। क्या था, इंसिडेंट रे है ए बी जो कि स्ट्राइक कर रही है पी क्यू को बी पॉइंट पर। उसके बाद वो रे जो है रिफ्लेक्टेड रे हो गई, किसके अलोंग मूव कर रही है, बी सी के अलोंग। उसके बाद वो सी पॉइंट पर आर एस को स्ट्राइक कर रही है। आफ्टर दैट उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। उसके बाद जैसे यहाँ पे उसने उसको स्ट्राइक किया, उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट किया उसने अलोंग किसके, सी डी के अलोंग। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है उस केस में जो ये ए बी और सी डी है ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। इन दोनों को हमें पैरेलल दिखाना है, ए बी और सी डी रे को। अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल गिवन है, दोनों प्लेन मिरर्स थे जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी और सी डी ये सब क्या है, रेज। ठीक है, और प्रूफ करना है जो ए बी और सी डी रे है उनको हमने क्या दिखाना है, पैरेलल। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से देख करोगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, बी से और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक बी से और सेकंड वन इज फ्रॉम सी। ठीक है, सपोज मैंने कह दिया कि बी से लेके एम तक और सी से लेके एन तक ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में पार्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन में राइट करेंगे कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। मतलब ये कंप्लीट इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। अब प्रूफ करते हैं। अब देखो जो हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, अब हमें था कि पी क्यू और आर एस हमारे पास क्या थी, पैरेलल गिवन था कि नाउ वी हैव पी क्यू पैरेलल आर एस, ये चीज गिवन है। ठीक है, एंड जो सी एन बी एन है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू ऊपर और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर। सो देयरफॉर जो बी एम है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एन के। क्यों पैरेलल होगा, जब भी कभी भी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ऐसा क्यों होगा, देखो ये लाइंस हमें पता है पैरेलल है, बिल्कुल सेम इनके बीच का डिफरेंस है हर पॉइंट पर। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो मैंने इसको बिल्कुल सीधा ले लिया, परपेंडिकुलर है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ऐसे ही सेम ये भी बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं पे मीट नहीं करेगी। इसको आप कितना भी इंक्रीज कर लो इस साइड पे या इस साइड पे, सेम इसको भी आप कितना इंक्रीज कर लो वो कहीं पर भी एक दूसरे को दोनों लाइंस मीट तो करेंगी नहीं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगी और हर पॉइंट पर उनके बीच का डिफरेंस भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसलिए ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो इसका रीजन हम क्या यही राइट करेंगे कि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर या ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। कि जब भी कोई भी दो पैरेलल थिंग्स होंगी उनके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो हम हमेशा कैसे होंगे, पैरेलल होंगे वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में। ठीक है, तो अब इसको सपोज मैं नाम दे देती हूँ एंगल्स। इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2 और एंगल 3 इसको नाम दे दिया और इसको एंगल 4। अब सबसे पहले देखो हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है ए बी को पैरेलल सी डी के। तो ये देखो अगर मैं बी सी को एक ट्रांसवर्सल मान के चलूं तो अगर 1+2 इक्वल आ जाएगा 3+4 के, तो ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना ये। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं इक्वल प्रूफ कर देती हूँ तो इसका मतलब जो ए बी और सी डी लाइन्स वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। क्योंकि जब भी किन्हीं दो लाइंस को हमें पैरेलल दिखाना होता है तो हमें जो पैरेलल के रूल्स हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स ये सब इक्वल होते हैं, उनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को आप होल्ड करके दिखा दोगे तो हम क्या कह सकते हैं, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो अब ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाने के लिए हम प्रूफ कर देंगे एंगल 1+2 इक्वल्स टू एंगल 3+4। अब सबसे पहले तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब मैंने इनको नेमिंग दे दी, जो एंगल 1 है
वो एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली जो एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल है। ऐसा क्यों होगा? आपने 8th क्लास में साइंस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। सभी स्टूडेंट ने साइंस में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसी की वजह से ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 का, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, वो हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी क्या थी? इंसिडेंट रे थी, उसके बाद उसने रिफ्लेक्ट किया था या स्ट्राइक करके अगेन उसने रिफ्लेक्ट किया था इस पॉइंट पर। तो ये जो हमारा एंगल होगा डेट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है हमारा और ये एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो इसीलिए एंगल 1 इक्वल आ रहा है हमारा किसके? एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल आ रहा है? एंगल 4 के। अब उसके बाद देखो जो BM है वो CN के पैरेलल है, हमने अभी बोला। तो ये देखो ये Z बन रहा है ना, तो डेट मीन्स 2 एंगल किसके इक्वल आ गया? 3 के। एक तो हमने इसको इक्वेशन दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ मैं पूरे को। आप चाहो तो इसको अलग 1 और 2 दे सकते हो, या इस कंप्लीट को मतलब दोनों को मैंने क्या नेम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो BM है आल्सो लिख सकते हो, या BM पैरेलल CN। अब BM पैरेलल CN है, सो देयरफॉर जो एंगल 2 है दैट इज इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो BM पैरेलल है CN के, तो ये Z बन रहा है, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एंगल इक्वल्स टू एंगल 3। अब इक्वेशन 1 में देखो जो 2 एंगल था वो किसके इक्वल था? एंगल 1 के। 3 एंगल किसके इक्वल था? एंगल 4 के। तो 2 एंगल किसके इक्वल था? 1 के। 2 के प्लेस पे मैंने लिख दिया 1, देयरफॉर। और 3 एंगल किसके इक्वल था? 4 के। तो 3 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 4। इसका मतलब जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इसको 1 था ना, इसको 2, और इसका रीजन भी राइट, इसको इक्वेशन नंबर 4। और ये हमने क्यों लिया है? यूजिंग इक्वेशन 1। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा यूजिंग इक्वेशन 1। 1 का यूज क्या किया है मैंने? 2 के प्लेस पे मैंने 1 राइट किया है, 3 के प्लेस पे 4। ये कहाँ से यूज किया है मैंने? इक्वेशन नंबर 1। अब इसको नाम दे दिया, सॉरी ये 2 इक्वेशन है तो ये कौन सी हो जाएगी? 3rd। अब ऐड कर दो इक्वेशन 2 एंड 3 को। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड हो जाएगी, राइट साइड में राइट साइड। तो एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 3 + 4। यही तो हमें प्रूफ करना था कि 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 3 + 4। अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते हो कि हम इनको ऐड क्यों करें, तो इसे एक कंसेप्ट और भी निकल रहा है कि जैसे 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, और यहाँ से 1 4 के इक्वल आ गया। तो ये ऑटोमेटिकली जो सभी एंगल्स हैं 1 2 3 4 सभी आपस में कैसे हो गए? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान से देखो 2 और 3 इक्वल थे, 1 और 4 इक्वल थे, 1 2 के इक्वल था, 3 4 के इक्वल था। ये सभी कंडीशंस भी आ रही है हमारे पास। तो चारों के चारों एंगल्स आपस में कैसे हो गए? इक्वल। तो जब चारों इक्वल है, मान लो सभी के सभी 30 30 के हो गए सपोज, तो मैं किन्हीं भी 2 को प्लस करूं वो नेक्स्ट 2 के प्लस के इक्वल ही आएगा हमेशा। तो यहां से मैं पिक कर सकती हूँ कि 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 4, क्योंकि चारों के चारों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, ठीक है। चाहे आप स्टेप से दिखा सकते हो, इसके बाद ये स्टेप कर सकते हो। फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास आ गए कि चारों एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब जो एंगल 1 + 2 है वो इक्वल हो जाएगा 3 + 4। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 इक्वेशन आ गई, मैंने क्या किया? ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशन को। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो गई, राइट में राइट। तो 1 + 2 का मतलब क्या है? कौन सा एंगल है हमारा 1 + 2? एंगल ABC। एंगल ABC दैट इज इक्वल टू 3 + 4 का मतलब क्या है? एंगल
सॉरी DCB या फिर BCD, आप ये भी बोल सकते हो। ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, मतलब C वाला एंगल, ये इक्वल आ गए। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कैसे आ रहे हैं आपस में? इक्वल आ रहे हैं, एंड ऑल्सो आर इक्वल। सो देयरफॉर ये जिस पर बन रहे हैं, मतलब वो कौन सी लाइन है? AB और CD। सो AB पैरेलल टू CD, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। देखो थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये, बट इजी है। आप अगर ध्यान से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या था हमारे पास? PQRS दो मिरर है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके बाद कह रहे हैं इंसिडेंट रे है AB जो कि PQ को B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। उसके बाद वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है अलोंग द पाथ BC और C पॉइंट पर RS को स्ट्राइक करती है। उसके बाद वो अगेन CD के अलोंग रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के। तो सबसे पहले ना हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर ली कि B से M तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PQ पर, CN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया RS पर। अब उसके बाद हमें इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, तो हमें इन एंगल्स को आपस में कैसा दिखाना पड़ेगा? इक्वल। तो मैंने नेमिंग दे दी 1 2 3 4। अब हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 इक्वल आ गया 2 के, ऐसे ही 3 इक्वल आ गया 4 के। और ये लाइन आपस में पैरेलल थी, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल। तो 2 और 3 इक्वल आ जाएंगे एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 1 और 2 इक्वल थे, 3 और 4 इक्वल थे, तो 2 और 3 यहाँ से कैसे आ गए आपस में? इक्वल। और 2 वाला इक्वल था 1 के, तो मैंने 2 के प्लेस पर लिख दिया 1। 3 वाला इक्वल था 4 के, तो 3 के प्लेस पर मैंने लिख दिया 4। तो 1 और 4 आपस में इक्वल, तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड। जैसे ही दोनों को ऐड किया हमारे पास आ गया कि 1 + 2 = 3 + 4। 1 + 2 का मतलब है एंगल ABC और 3 + 4 का मतलब है एंगल BCD। और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। बस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। आई होप कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि आप साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।